नमस्कार, खबर 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ललित जांगिट। आज हमसे जुड़ रहे हैं कमलेश दलाल, जो दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच उद्योग एवं व्यापार प्रकोष्ठ के जिला महामंत्री हैं और साथ ही भारत विकास परिषद के नेत्र दान प्रभारी भी हैं। उनसे हम बात करते हैं कोरोना महामारी के तमाम घटनाक्रम के बाद के परिणामों पर। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ रुपए राहत पैकेज की जो घोषणा की है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने विस्तार से उसे समझाया है। अलग अलग वर्गों के लिए क्या दिया गया है, आइए देखते हैं। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपके नाम के आगे दलाल क्यों लगाते हैं। ललित जी, बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया है। सबसे पहले तो मैं खबर 24 का अभिनंदन और धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे यहाँ बुलाया है, इसके लिए मेरा आपको धन्यवाद। निश्चित रूप से खबर 24 4 वर्षों में भवानी मंडी और इस पूरे झालावाड़ ज़िले में लोकल और समसामयिक खबरों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। इसके लिए इसे पूरे क्षेत्रवासियों की ओर से धन्यवाद देना चाहिए। न केवल समाचार परंतु काफ़ी सामाजिक जो कार्य होते हैं उनको भी खबर 24 समय समय पर उठाता है। प्रशासन के साथ सहयोग करके इस क्षेत्र का किस तरह से हम विकास कर सकते हैं, इसका कार्य भी खबर 24 कर रहा है। और मुझे कहते हुए खुशी भी है कि खबर 24 ने न केवल अपने विस्तार को झालावाड़ ज़िले से आगे बढ़ाकर मंदसौर ज़िले में भी आपने एंट्री की है। निश्चित रूप से आप ऊंचाइयों को स्पर्श करेंगे, मेरी ये शुभकामनाएं हैं। बात दलाल शब्द की है तो हमारा परिवार पिछले 40 वर्षों से ग्रेन की दलाली का कार्य कर रहा है। मेरे ताऊजी श्रद्धेय मदन लाल जी गुप्ता साहब ने इस कार्य को प्रारंभ किया था और उसके बाद लगभग अंकल, पापा जी और हम सब मिलकर इस कार्य को कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम सभी का इस कार्य में होने कारण हम सभी की पहचान एक दलाल शब्द से है और इसीलिए मैं अपने नाम के आगे दलाल लगाता हूँ। लोगों की अपेक्षाओं पर राहत पैकेज कितना खरा उतरा? अपेक्षाएं तो बहुत होती है और संभव भी नहीं है कि सारी अपेक्षाएं पूरी हो जाए। फिर भी मेरा मानना है प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा काफ़ी दीर्घकालिक सोच के तहत इस राहत पैकेज की घोषणा की गई है। काफ़ी सारे इसमें इस तरह के पॉइंट प्रधानमंत्री महोदय और वित्त मंत्री महोदय ने लिए हैं जिनके दीर्घकालिक देश की आर्थिक विकास में और औद्योगिक विकास में काफ़ी प्रभाव पड़ेंगे। निश्चित रूप से ये प्रभाव स्वागत के योग्य हैं। अभी हमको लगता है कि ये डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है, परंतु इनडायरेक्ट इनका बेनिफिट इतना विस्तृत होगा कि भारत अत्यंत मजबूत आर्थिक शक्ति के रूप में इन पैकेज के माध्यम से उभरेगा। और दलाल साहब, इस पैकेज में आप क्या कमियां देखते हैं? क्या कुछ और हो सकता था आपकी कल्पना के हिसाब से? कमियों की तो कोई विशेष नहीं है। प्रधानमंत्री महोदय ने लगभग सभी वर्गों को इस पैकेज में शामिल किया है। जिस तरह की आवश्यकता आज देश को थी, लॉकडाउन लगभग 55 दिनों से इंडस्ट्रीज और सारा कार्य ठप्प होने के बाद देश को एक आवश्यकता थी कि लघु इंडस्ट्रीज को, कंपनीज को, उत्पादन को, कृषि को, इन सबको वापस एक बूस्ट दिया जाए, ये वापस अपनी पुरानी राह पर चले और प्रोग्रेस करे। इसके लिए आवश्यकता थी इसी तरह के पैकेज देने की। बड़ी खुशी है प्रधानमंत्री महोदय के इस पैकेज ने सबसे पहले कृषि को अत्यंत मजबूती दी है। कृषि के साथ साथ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भी इसमें शामिल किया गया है। और आज 5वें दिन, अंतिम दिन भी प्रधानमंत्री का फोकस इसी पर था कि देश के औद्योगिक विकास को हम किस तरह बढ़ा सकें। देश का औद्योगिक विकास बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो उससे रोजगार बढ़ेगा तो डिमांड, लोगों की आय बढ़ेगी, आय बढ़ने से डिमांड बढ़ेगी और ये एक चक्र होता है जिसको हम अर्थशास्त्र में प्रोग्रेस का चक्र बोलते हैं। निश्चित रूप से इन सबसे देश के उज्जवल भविष्य को हम देखते हैं।
लॉकडाउन अवधि में मजदूरों के पलायन को आप किस तरह से देखते हैं? ये अत्यंत पीड़ादायक प्रश्न है। निश्चित रूप से किसी की बस्ती, किसी का घर उजड़ना तकलीफ का कारण है। आज जो मजदूर 10, 20, 30 वर्षों से कहीं अपने घर को छोड़कर किसी अन्य जगह आय उपार्जन के लिए बसा हुआ था, आज उस जगह को छोड़कर वो वापस अपने घर को जा रहा है। ये अत्यंत पीड़ादायक प्रश्न है। मेरा एक व्यक्तिगत प्रसंग और इसमें मैं शामिल करना चाहता हूँ। 3 दिन पहले रेलवे स्टेशन मालगोदाम के पास बूंदी से एक परिवार 6 दिन पैदल चलकर भवानी मंडी आया। जब सुबह मॉर्निंग वॉक के समय उससे मुलाकात हुई, उसकी हालत देखकर मुझे पसीज गया मैं। और ये कुछ हमें हमारे लोकल अधिकारियों की, लोकल जो भी हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, उन सब की इसमें मैं एप्रिशिएट करना चाहता हूं कि उन सब के वजह से वो परिवार सुव्यवस्थित जहां उसको जाना चाहिए था वहां पहुंच गया। परंतु फिर भी हजारों किलोमीटर दूर से जो मजदूर पलायन कर रहे हैं, ये स्थिति देश के लिए भी अत्यंत दुखदायी है। और इन मजदूरों का भविष्य आगे क्या होगा, निश्चित रूप से यह हम सब के लिए सोचने का विषय है। क्या 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज के अमल में आने के बाद देश की तस्वीर बदलती दिखेगी? निश्चित रूप से साहब, ये आज़ादी के बाद देश का सबसे बड़ा राहत पैकेज है। 20 लाख करोड़ काफ़ी बड़ी अमाउंट होती है। और जैसा पहले मैंने कहा है, प्रधानमंत्री महोदय ने इस पैकेज में हर वर्ग को शामिल किया है। इस पैकेज का मुख्य उद्देश्य देश का औद्योगिक और सर्वांगीण विकास होना है। वास्तव में यह पैकेज औद्योगिक विकास के साथ साथ देश को आत्मनिर्भर बनाने में काफ़ी सहायक होगा। और ये पैकेज आने के बाद देश की आर्थिक स्थिति में सुधार जरूर आएगा। जिस तरह से मजदूर लाखों की संख्या में एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हैं, कहीं कोरोना गांव में न फैल जाए, क्या लगता है आपको? प्रश्न आपका स्वाभाविक है और हम सभी के मन में ये प्रश्न है। परंतु कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जिनका हमारे पास कोई चारा नहीं होता है। करोड़ों की संख्या के जो ये मजदूर हैं, 50 से 55 दिन जब किसी जगह रहते हुए इनके पास काम नहीं था और ये घर की याद सबको आती है। बिना काम के कब तक ये राशन का खाना खाते, ये वहाँ से पलायन कर गए। हमारे पास या किसी के भी पास इतनी बड़ी टेस्टिंग एजेंसी नहीं है कि वह इन करोड़ों की संख्या के मजदूरों को टेस्ट कर सके, इनका समुचित प्रबंध कर सके। निश्चित रूप से आने वाले समय में भगवान की कृपा हम पर हो जाएगी और हम बच जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। परंतु जैसा आपका कहना है, इस खतरे को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये मजदूर कहीं न कहीं हम सबके लिए खतरा हो सकते हैं, परंतु इसके बाद भी हमारे पास कोई चारा नहीं है। भारत सरकार ने यूं तो सभी वर्गों का ख्याल रखा है, लेकिन राहत पैकेज में किस वर्ग को सबसे ज़्यादा एडवांटेज मिला है? इस राहत पैकेज का मुख्य उद्देश्य 50-55 दिन से जो छोटे उद्योग बंद थे, जो छोटे व्यवसाय बंद थे, जो इंडस्ट्रीज शटडाउन थी, जिनसे हमारा आर्थिक विकास रुक गया था, उन सबको वापस रीस्टार्ट करना था। ये सब कुछ स्टार्ट होने के बाद ही हम रोजगार की कल्पना देश में कर सकते हैं। आखिर ये मजदूर, ये प्रवासी जब अपने घर पहुंचेंगे तो इन्हें काम चाहिएगा। सरकार और मनरेगा इतनी कैपेबल नहीं है कि इन सबको रोजगार दे सके। इनको रोजगार देने के लिए इंडस्ट्रीज, अन्य व्यवसाय गतिविधियां, इन सबको स्पीड से स्टार्ट करना पड़ेगा। और इन सबको स्टार्ट करने के लिए ही सरकार के द्वारा ये 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया गया है, निश्चित रूप से मुख्य इसी उद्देश्य को लेकर इस पैकेज की घोषणा की गई है और ये सफल होगा। अपने क्षेत्र की स्थिति को देखते हुए चौथी लॉकडाउन अवधि में क्या होना चाहिए, आप अपने विचार से बताएं।
संख्या पॉजिटिव की लगातार बढ़ती नज़र सबको आ रही है और ये निश्चित रूप से चिंता का विषय भी है जब हम विदेशी अमेरिका, यूके, स्पेन इन सबको देखते हैं। ये अत्यंत विकसित राष्ट्र होने के बाद भी हल्की सी चूक से या यूँ मान लीजिए कि कोरोना के प्रति थोड़ी सी लापरवाही या इसे कमज़ोर मानने के कारण आज ये बड़ी विषम परिस्थिति को देख रहे हैं। हमें यह सोचना चाहिए कि यह परिस्थिति भारत के साथ नहीं आए, क्योंकि भारत की स्थिति इन देशों के मुकाबले इतनी मजबूत नहीं है। यदि भगवान न करे इन देशों के जितना कोरोना का प्रकोप हमारे देश को झेलना पड़ा, काफ़ी अविकसित लोग हमारे देश में हैं। हमारी काफ़ी प्रयास के बाद भी हमारे सिस्टम, हमारी मेडिकल सुविधाएं, हमारी टेस्टिंग एजेंसी, हमारे हेल्थ वर्कर, इन सबको सारे प्रयास करने के बाद भी संभव हमसे नहीं हो पाएगा कि यदि ये कोरोना 3rd या 4th स्टेज में पहुंच जाए तो हम इससे पार पा सकें। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के बाद लॉकडाउन हुआ। आने वाले दिनों में लॉकडाउन खुलने के बाद भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या असर देखने को मिलेगा? ये देश के लिए काफ़ी आर्थिक रुकावट का क्षण था और ये क्षण आगे भी अभी जब तक कोरोना यहाँ से विदा नहीं होता देश के समक्ष रहेंगे। कोई भी देश 1 घंटा या 1 दिन अपनी आर्थिक गतिविधियों को बंद नहीं कर सकता। ऐसे में 50 से 100 दिन तक, 100 दिन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी हमें ये निश्चित नहीं कि लॉकडाउन कितना लंबा चलेगा, परंतु 50, 60, 70, 80 इतने दिन तक अर्थव्यवस्था, आर्थिक गतिविधियाँ ठप रह जाए तो निश्चित रूप से ये देश की जीडीपी को, सकल उत्पाद के लिए काफ़ी प्रभाव डालेगा। आने वाले समय में सरकार की भी एक इनकम की लिमिट होती है। वर्तमान में जीएसटी की सरकार की इनकम लगभग 0 हो चुकी है। आर्थिक प्रगति जिसे हम इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं वो लगभग माइनस में है। सारे बिजनेस, सारे इंडस्ट्रीज, सारी आर्थिक गतिविधियां ठप होने से सरकार की रेवेन्यू पर, इन सब पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा और जिसे हम मंदी का कुचक्र कहते हैं कि इन सब की वजह से डिमांड में कमी आएगी, इंडस्ट्री चालू भी हो जाएगी तो खरीदने वाले उनको नहीं मिलेंगे। सरकार को काफ़ी सोच समझ कर और बड़ी मेहनत से आगे कदम उठाने पड़ेंगे, तभी हम इन आर्थिक गतिविधियों से पार पा सकते हैं। आप क्या मानते हैं सर, ये वायरस क्या चीन की सोची समझी साजिश है? उसका इसमें क्या फ़ायदा हो सकता है? नहीं, ये सब व्हाट्सएप वगैरह पे जो आते हैं ये लोगों को भ्रमित करने वाली बातें हैं और कुछ देश अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए इस तरह की बातें उछालते हैं। कोई भी देश अपने नागरिकों को जीवन लेकर इस तरह का वायरस विश्व में नहीं फैलाएगा। ये हो सकता है कि ये वायरस चीन ने बनाया होगा, क्योंकि ये वायरस प्राइवेट लैब में बनते हैं। ये वायरस एक प्रोटीन है जिसके ऊपर फैट का कवर होता है और ये लैब में बनता है और किसी मिस्टेक से हो सकता है कि वह लैब से बाहर निकल गया हो और उसके बाद ये फैल गया हो। इससे मना नहीं किया जा सकता, परंतु चीन ने किसी षड्यंत्र के तहत इस वायरस को विश्व में फैलाया है। मैं इस किसी भी बात को नहीं मानता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है हमें आत्मनिर्भर बनना है। हमें आत्मनिर्भर बनना ही है, इसके क्या मायने हैं? बहुत अच्छी सोच प्रधानमंत्री मोदी जी ने हम सबके सामने रखी है। हमारे आत्मनिर्भर बनने से ही काफ़ी इसमें दृष्टिकोण प्रधानमंत्री जी के छुपे हुए हैं। हमें पहले भी मैंने कहा है कि हमारी लघु इंडस्ट्रीज को हमें ग्रोथ देना है। हमारे जो व्यवसाय बंद हो गए हमको इनको ग्रोथ देना है। हमारी लोकल इंडस्ट्रीज, कंपनी, हमारा मार्केट
इन सबको हमें ग्रोथ देने के लिए हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। हमें अपना उत्पादन को इतना बढ़ाना पड़ेगा कि हमारा उत्पादन यही खप जाए। इस खपने से जो इनकम होगी वो हमारे घर के अंदर होगी और निश्चित रूप से ये हम सबके लिए फ़ायदे की चीज़ होगी। यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका आज दुनिया में सबसे शक्तिशाली राष्ट्र है। वहाँ इतनी मौतें होने के बाद क्या डॉलर की कीमत गिरेगी? नहीं, इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। डॉलर एक इंटरनेशनल ब्रांड है और वैसे यूएसए का आर्थिक गतिविधियों पर बहुत अधिक इसका कोरोना का प्रभाव नहीं हुआ है। दीर्घकालिक रूप से सभी देश डॉलर की कीमत का प्रभाव डिमांड एंड सप्लाई पर पड़ता है और कोरोना का प्रभाव सभी देशों पर पड़ा है, तो निश्चित रूप से कंपटीशन में सभी मुद्रा की डिमांड में कमी आई है। मैं और भी ये मानता हूँ कि डॉलर पहले की तरह मजबूत ही बना रहेगा। लोकल के लिए वोकल बनना होगा, तभी हमारे उत्पाद ग्लोबल होंगे। इसका क्या मतलब है? बहुत अच्छे शब्द प्रधानमंत्री जी लाए हैं और वैसे प्रधानमंत्री जी की एक हैबिट में है कि वो इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं जो बहुत जल्दी देश के जनमानस में प्रचलित हो जाते हैं। वोकल के लिए लोकल, इस शब्द के बड़े गहरे अर्थ हैं कि हमें लोकल की आवाज़ बनना होगा, अर्थात जो हमारे देशी ब्रांड हैं, जो हमारे देशी उपक्रम हैं, जो हमारे राष्ट्रीय चीज़ है, हम सबको मिलकर प्रयास करना होगा कि उस चीज़ का नाम हो वोकल के लिए लोकल के लिए वोकल, उस चीज़ का नाम हो। और जिस तरह मेड इन जापान होता है, मेड इन चाइना होता है, उस तरह से मेड इन इंडिया का डंका पूरे विश्व में बजे, इस तरह का कल्पना प्रधानमंत्री मोदी जी की रही है और यही मंत्र उन्होंने सब लोगों को, देशवासियों को दिया है। और बड़ी खुशी की बात है कि देशवासियों ने इस मंत्र को हाथों हाथ लिया भी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दलाल साहब, आप हमसे जुड़े और आपने हमसे बातचीत की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ललित जी, आपको धन्यवाद आपको कि आपने मुझको यहाँ बुलाया आपके चैनल में और मुझसे कुछ समय तक आपके साथ रहने का मुझे अवसर मिला है। निश्चित रूप से ये मेरी अच्छी खुशी की बात है। और वैसे भी आपका चैनल हमेशा समसामयिक मुद्दों को समय समय पर लोगों के बीच लाता रहा है। ये हम सब के लिए बड़ी गौरव की बात है। ये चैनल, मैंने पहले भी कहा है कि नवीन ऊंचाइयों को स्पर्श करे। काफ़ी मेहनत आप लोग कर रहे हैं और लगभग हर दिन हम देखने को आता है। विशेषकर मैं कोरोना के संदर्भ में आपके चैनल ने भवानी मंडी में बहुत श्रेष्ठ कार्य किया है। लगातार आपने लोगों को प्रेरणा दी है, लगातार लोगों ने आपको कोरोना के प्रति समझाया है, सचेत किया है और यही कारण है कि हमारा भवानी मंडी अभी कोरोना से बचा हुआ है। हम 0 केस के नाम से गर्व कर सकते हैं और इसमें आपके चैनल का भी योगदान है। मैं पुनः आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं, आपको बधाई देता हूं कि आप लगातार उन्नति को प्राप्त करें।